हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है इस टाइम सेवर कोर्स में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारा पहला चैप्टर इंटीग्रल कैलकुलस का। ठीक है, अभी तक जो हमने बात करी थी वो डिफरेंशियल कैलकुलस था। अब जो हम बात करने वाले हैं वो इंटीग्रल कैलकुलस है। अच्छा, इंटीग्रल कैलकुलस का जो पहला सेगमेंट है यानी जो पहला चैप्टर है वो आपका होता है अनिश्चित समाकलन यानी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अनिश्चित समाकलन के बाद जो सेकंड चैप्टर आएगा वो आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, इसके बाद हमको करना है एरिया अंडर कर्व। ठीक है, और इसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस का जो चौथा चैप्टर है आपका एरिया अंडर कर्व के बाद आता है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर दोनों ही चीजों का प्रयोग होता है। एक चैप्टर है जो हम लोगों ने अभी यहाँ के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए छोड़ दिया, हर जगह हर बुक में वो डिफरेंशियल कैलकुलस में है, वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी अवकलज के जो है अनुप्रयोग, है ना। लेकिन उसके अंदर इंटीग्रेशन का यूज होता है, इसलिए हम पहले इंटीग्रेशन करेंगे, फिर डेफिनेट करेंगे, फिर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, फिर एरिया अंडर कर्व और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहां जाकर के हमारा कैलकुलस पोर्शन पूरा फिनिश हो जाता है बेटा। ठीक है, अब अगर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें तो ज्यादातर बच्चे जो जितना भी मेरा इंटरेक्शन हुआ है इस बैचेस में, मैंने ये देखा कि ज्यादातर बच्चे वो हैं जिन्होंने 12th पास कर लिया है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे इस कोर्स को खरीदने वाले जिन्होंने 12th में इसमें लिया होगा। और एक मिथ ये चलता है कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन एक नई शुरुआत है। देखो, बिल्कुल शुरुआत तो नहीं है, लेकिन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर आपको कमांड चाहिए, ठीक है, आप चाहते हैं कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल आप सॉल्व करें, और वो भी ऐसे नहीं सॉल्व करें कि मतलब जिसे कहते हैं ना कि गलती से हो गया या तुक्के में हो गया, ऐसा नहीं। फुल कॉन्फिडेंस से अगर आपको उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके लिए हमें काफी सारी चीजों को पहले से सीखना पड़ेगा। जैसे हमको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन का यूज होने वाला है। जब भी हम सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, जब भी हम कुछ भी मतलब आपको जैसे मान लीजिए ऑप्शंस में भी आपको कई बार क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना पड़ जाता है। तो डिफरेंशिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वो है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और उनका मैनिपुलेशन। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़े थे अपने पूरे, आई थिंक बहुत सारे फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए थे, और हर फॉर्मूले को बनाने का तरीका भी मैंने आपको बताया है ना। साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, उनके मैनिपुलेशन भी आने पड़ेंगे। यानी कहीं सवाल में साइन क्यूब थीटा है तो वो आप ये समझ पा रहे हो कि उस साइन क्यूब थीटा को आप साइन थीटा और साइन 3 थीटा के फॉर्म में कैसे ब्रेक करोगे, यानी वहां पर आपको मैनिपुलेशन की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो जिन भी बच्चों का ट्रिग्नोमेट्री अभी ढंग से कंप्लीट नहीं हुआ है या उनको अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है, वो इस चैप्टर के अंदर ध्यान रखें कि साइड बाय साइड इस चैप्टर के साथ आपको वो भी करना पड़ेगा। इसके अलावा यहां मेथड के ऊपर जाएंगे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के, तो हमको द्विघात का परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए, क्योंकि उसका भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो यहां आपको यह ध्यान रखना है कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में देखो, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जो मेथड्स हैं वो भी बहुत आसान मेथड होते हैं, फिक्स मेथड होते हैं। ठीक है ना, लेकिन उसके लिए जो यूज है वो किसका है, लॉग का यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा, क्वाड्रेटिक का भी यूज होगा, क्यूबिक का भी यूज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये एक चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी तक अपन ने जो डिफरेंशियल कैलकुलस में किया उसमें हम थोड़ा खुश कब होते थे। ठीक है, तो हम क्या करते थे कि अभी तक जो हमने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में बात करी उसमें जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को देखो, पहली बात तो फॉर्मूले आपको उसको डिजाइन करना ही पड़ेगा। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूले होते हैं, वो उनको हम बोलते हैं लविंग इंटीग्रेंड। तो आपका पूरा मकसद है सवाल को उस फॉर्मेट में लाने का। डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या था, हम खुश थे कब, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया था, फ्रैक्शनल पार्ट आ गया था। ठीक है ना, तो हमें लगता था कि पहले तो इनिशियली जब हम लोगों ने अपनी पढ़ाई शुरू नहीं करी थी तब तक तो ये कहानी थी कि इनको देख करके हम सवाल छोड़ने का मन करते थे, पर अब हमें ये समझ में आ चुका है कि ये जो आया जाता है, इनको डाला जो जाता है, ये सवाल को सिर्फ बुरा दिखाने के लिए दिया जाता है। वास्तविकता में तो उनकी वैल्यूज होती हैं, आप उसके वजह से फंक्शन को बहुत आसानी से ज्यादा सिंप्लीफाई कर पाते हैं।
लेकिन इस जगह पर यानी इस चैप्टर में इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में न तो आपको सिग्नम देखने को मिलेगा, न मॉड देखने को मिलेगा, न ग्रेटेस्ट इंटीजर देखने को मिलेगा, न फ्रैक्शन पार्ट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये सब आ रहे हैं तो आपका फलन जो है वो हाईली डिसकंटिन्यूअस होने वाला है और नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और जो फलन नॉन डिफरेंशिएबल है यानी जो अवकलनीय नहीं है उन्हें समाकलित नहीं कर सकते हैं। तो जब आप अनिश्चित समाकलन की बात करेंगे तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि जो चीज तोड़ी नहीं जा सकती उसे जोड़ा नहीं जा सकता। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे? डिफरेंशिएशन में हम छोटा हिस्सा पकड़ते थे, मतलब हम क्या करते थे, वक्र को तोड़ते थे, तोड़कर उसको इतना छोटा कर देते थे कि वो एक छोटा सा पार्ट उस बिंदु पर स्पर्श रेखा दिखने लग जाती थी बेटा, ठीक है। और वो उसको तोड़ने का कंडीशन क्या था कि उसको कंटिन्यूअस होना जरूरी है, ठीक है ना, ताकि आप उसको समझा पाए कि इस तरीके से ये टूट रहा होगा। जब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात आती है तो वो क्या कहता है कि जो आपने तोड़े थे, वो जो छोटे छोटे तोड़े थे, उन तोड़े हुई चीजों को वापस जोड़ो और आपका फलन निकालो, ठीक है। यानी यहां पर आपको क्या करना है कि वो जो प्रश्न आपको दिया गया इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का चिन्ह बना करके, उसके अंदर जो कुछ भी लिखा है वह किसी फलन का अवकलन होगा, और आपको बताना है कि ये किस फलन का अवकलन है। इसका मतलब आपको वो समाकलन जो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उस फलन को वापस जोड़ करके और ओरिजिनल फैमिली बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने फैमिली क्यों बोला? यहां पर sin x का जैसे डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x नहीं है, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c आता है। तो यहां उस इंटीग्रेशन कांस्टेंट का भी बहुत महत्व है। ऐसा क्यों हुआ? जैसे सपोज करो मैं आपको एक रिंग दे देता हूं, है ना, एक रिंग दी मैंने आपको, एक स्पेसिफिक रिंग है जिसका आपका त्रिज्या फिक्स है, मान लो कुछ फिक्स है ऐसा, और ये जो वक्र है, थोड़ी देर के लिए समझना सर, मैं ऐसा नहीं कि रिंग की बात मैं एक्चुअली समझाने की, जो मेरा एग्जांपल है उसको समझने की कोशिश करना। मैंने क्या करा, ये आप मान के चलिए कि ये आपका चूड़ी टाइप है, कांच की जो चूड़ियां होती है वो है, और मैंने क्या करा, इसको बराबर हिस्सों में तोड़ना शुरू कर दिया। ये मैंने आपको ब्रेक कर दिया, ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर दिया, ठीक है। और ऐसे ब्रेक कर करके मैंने वो सारे हिस्से अलग कर लिए, सारे हिस्से अलग कर लिए, उसको एक बॉक्स में डाला, और मैंने आपसे बोला कि ये जो प्रोसेस मैंने करा, जहां मैंने उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है, वह सारा काम हुआ डिफरेंशिएशन। उसे ही हम क्या बोलते हैं, अवकलित कर दिया। आपने उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये आपने डिफरेंशिएशन करा जो मैंने आपको करके दिया। वो सारे टुकड़े मैंने आपको दे दी, और मैंने आपसे कहा कि ये कोई चूड़ी है, आप इसे दोबारा बनाओ। अच्छा, अब क्या हुआ, कुछ बच्चों ने तो क्या करा, ये सारे टुकड़े जोड़ करके एग्जैक्टली यही कर वापस बना दिया, वापस बना के दिखा दिया मेरे को। हालांकि वो टूटा हुआ था, लेकिन उसने सारे हिस्से जोड़ दिए। मैंने ये बोल दिया, मतलब ऐसे ही मजाक मजाक में मैंने बोल दिया कि यार हो सकता है इसमें से कुछ हिस्से गायब भी हो। अब जैसे ही कुछ हिस्से गायब है, तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर अगर हिस्से गायब है तो हम बीच में से कोई जगह छोड़ देंगे। तो उन्होंने क्या करा, उसको थोड़ा बड़ा कर दिया और बीच में हिस्से छोड़ दिए कि सर जो गायब हुए हुए हिस्से होंगे वो ये होंगे, यहां फिट करोगे तो एक नया कर्व बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी फलन का समाकलन करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको एक फैमिली कर्व प्राप्त होगा, यानी आपको एक निकाय प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? निकाय प्राप्त होगा। तो वो जो प्लस सी है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट बताता है, यानी अगर आपने इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स किया तो वो साइन एक्स प्लस सी आएगा। वो सी क्या बता रहा है कि इस साइन एक्स के समानांतर जितने भी वक्र आ सकते हैं सबका निकाय ये देगा, ठीक है ना। अब चाहे साइन एक्स प्लस 1 हो, चाहे साइन एक्स प्लस 2 हो, चाहे साइन एक्स प्लस 3 हो, चाहे साइन एक्स प्लस 2021 हो, ठीक है, चाहे साइन एक्स प्लस एनी नंबर हो, अगर आप उसको अवकलित करते तो आपको हर बार क्या मिलता? cos x मिलता। तो जो cos x का इंटीग्रेशन है यह उन सारे वक्रों के निकाय को हमें देगा जो क्या करते हैं, जिनका डिफरेंशिएशन क्या बन सकता है? cos x बन सकता है। तो यहां यह ध्यान रखना है कि अनिश्चित समाकलन में प्लस सी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप प्लस सी नहीं लगा रहे हैं तो आप नहीं बता सकते हैं कि ये जो फलन है ये क्या होगा, ये आपका मतलब एग्जैक्ट कर्व क्या आने वाला। एग्जैक्ट कर्व आप कभी नहीं निकाल पाते हैं, आप फैमिली ऑफ कर्व्स के बारे में बात करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो अपन को किसके लिए बात करनी थी? अनिश्चित समाकलन के लिए। अब आपको इस चैप्टर को कैसे फील करना है? आपको जब भी कोई इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल मिलेगा,
जहां आपको किसी फलन का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो आपके जहन में पहली बात ये क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो आंसर आएगा ये मुझे वो वक्र निकाय देगा जिसका अवकलन ये प्रश्न है ना। जैसे मान लो अपन ये बोलते हैं कि अगर मैं कहता हूं आपको इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स का मतलब क्या है कि जो इसका उत्तर आने वाला है वो भी अपने आप में क्या होगा, एक फलन होगा, और यहां साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा बेटा, है ना। ये जो gx है ना, ये क्या है, ये बता रहा है कि इस फलन का, ये पूरा जो इधर लिखा गया है ना, इसका अवकलन ये है, ठीक है। तो आपको जब भी इधर प्रश्न में कुछ लिखा गया है तो आपको ये जो एफ ऑफ एक्स दिखेगा ये क्या दिखेगा, आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये कोई फलन हमें दिया गया होगा, उसको अवकलित करने पर हमें ये प्राप्त हुआ है और समाकलन करने पर हमें उसका पेरेंटियल फंक्शन मिलने वाला है, तो हमें वहां जाना है, ठीक है। तो आपका सवाल जब भी आएगा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का, तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि हमें क्या निकालना है, हमें वो वक्र निकालना है या वह फलन निकालना है जिसका अवकलन ये प्रश्न है, जिसका अवकलन जो है वो ये इंटीग्रेंड आ रहा है हमारा, वो वाली बात है, ठीक है। एक बात तो हमारी यहां क्लियर हुई। दूसरा हमारी बात क्या होगा कि जब कभी भी देखो इस इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में जब इतनी बात मैं करता हूं तो फिर बच्चों के मन में एक बात आती है कि सर हम तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मान लो हमने ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करी, तो जब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल आएगा तो वो तो 4 ऑप्शन भी देगा, वो 4 ऑप्शन देगा, तो हम क्या करते हैं, इंस्पाइट कि हम उसको कैलकुलेट करें और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन निकालें, हम उन 4 फलन जो आपको दे रखे हैं आंसर, उनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। उसको डिफरेंशिएशन करने से जिसका प्रश्न आएगा, जो प्रश्न है, अगर वो आ जाता है तो वही आंसर होगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनको जो एग्जामिनर्स है ना, उनको भी पता है कि आप ऐसा कर सकते हो, इसलिए वो क्या करते हैं, ए बी सी में वैल्यू पूछ लेते हैं। या आप खुद सोचे कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए तो 4 बार डिफरेंशिएशन करें, उसकी जगह इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करके सीधे ही आंसर निकाल लें। एक तो ये बात क्लियर हुई। अच्छा, एक बात यहां पर और भी है कि कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग अप्रोच लगाने से आपका उत्तर अलग अलग आएगा, ये बात ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है, जैसे किसी बच्चे ने कॉसेक सब्स्टिट्यूशन कर लिया, किसी ने हो सकता है कि साइनेक सब्स्टिट्यूट किया हो, और दोनों की वजह से आंसर अलग अलग आ जाए, तो ऐसे करने में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैथमेटिकली ऑपरेशन करके वो वक्र को सेम बनाया जा सकता होगा। तो कई बार ऐसा होगा, ठीक है ना, तो आपको उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि जहां आएगा वहां मैं बताऊंगा आपको कि ऐसा कैसे हुआ। तो आज हम अपना जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसी से आपका बेस तैयार होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन के। ज्यादातर सवाल देखो, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन तो सवाल आएगा ही आएगा, उसमें तो कोई मतलब अपन को दो राय नहीं है, ठीक है। और सब्जेक्टिव पोर्शन ज्यादा आने की कोशिश होता है। वो क्या करते हैं, एक तरफ पूरा सवाल लिख देते हैं, दूसरी तरफ a टाइम्स ऑफ एक आंसर प्लस b टाइम्स ऑफ दूसरा आंसर लिख करके a प्लस b का मान पूछ लेंगे। ये तो इंटीजर में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है ना। लेकिन आपको जो दूसरा चैप्टर है, जिसके बारे में अगर जो बच्चे 12th पास है उनको मालूम है कि उस चैप्टर के सवालों को देखते ही मन खत्म हो जाता है कि इनके सवाल करने। ऐसे कैलकुलस के अंदर सिर्फ 2 ही चैप्टर है, बाकी सब में आपका पेन चलाने का मन करेगा, ठीक है, और आप कर भी पाओगे, बहुत कुछ ग्रिप भी करते हो, ठीक है। लेकिन 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनके सवालों को देखने के बाद है ना, ऑलमोस्ट श्रद्धा खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में हमारा कॉन्सेप्चुअली ग्रिप नहीं होता उसमें। वो क्यों नहीं है? क्योंकि एक जो पहला चैप्टर है उसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन, यानी निश्चित समाकलन। तो निश्चित समाकलन का जो आधार है, जो बेस है, वो यही चैप्टर है। यही एरिया अंडर कर्व के लिए भी आपको चाहिए होगा। और जब डिफरेंशियल इक्वेशन में जाओगे और आप जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पहुंचोगे ना, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है आपको, वहां पर भी इंटीग्रेशन आएगा। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कई सारे पार्टों के अंदर भी समाकलन का प्रयोग हो जाता है। तो आपको यह मान के चलना है कि जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए डिफरेंशिएशन था, उतना ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर भी है। और ये चैप्टर थोड़ा लेंथी भी है, ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी भी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे टाइप्स के सवाल करने हैं बेटा, ठीक है। तो अपन अपना चैप्टर शुरू करते हैं। आई थिंक ये पहला ऐसा चैप्टर है जिसका मैंने इतना इंट्रो दिया है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको मजा बहुत आने वाला बेटा। तो इस चैप्टर का नाम है हमारा अनिश्चित समाकलन। और इसकी एक और कहानी, इसमें आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, है ना,
अनिश्चित समाकलन को हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। हालांकि ये तो हम सब जानते हैं कि मैथ्स के लगभग हर चैप्टर के अंदर यू नीड प्रैक्टिस, ठीक है। मैथ्स जो है वो आती है बाय प्रैक्टिस, आप उसे याद करके नहीं ला सकते हैं, है ना। आप कोई भी सवाल को रट नहीं सकते हो, आप उसका मेथड नहीं मतलब आप मेथड सीख सकते हो पर उसके मेथड को रट नहीं सकते हो, समझ रहे हो। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन उनमें से भी मैथ्स में कुछ चैप्टर हैं, जैसे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हुआ, है ना, पीएनसी एंड कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी, ये वो चैप्टर हैं कि जब आप पढ़ते हो ना, जब आप अभी अपने क्लासेस में चल रहे होंगे, आपके पास वीडियो लगातार मेरे आते जाएंगे, तो आपको सब समझ में आ रहा होगा और आपको लगेगा हाँ अभी हमारा दिमाग भी काम कर रहा है, हम इंडेफिनेट के सवाल ट्राई कर रहे हैं, तो वो हमसे बन भी रहे हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि आप 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद इसकी प्रैक्टिस छोड़ दो और 20 दिन के बाद अटेम्प्ट मारोगे ना, तो बहुत सारी चीजें तुम्हें नहीं आएगी। तो ये वो चैप्टर है जिसको रोज थोड़ा थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं, मतलब आप खाना खाने बैठ रहे हैं, थोड़ा सा कुछ जा रहे हैं तो 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल ले लिए और उसको वापस से ट्राई मार लिया, कहीं से क्वेश्चन लिया, उसको सॉल्व, ऐसा इसको लगातार करते रहना है। बेसिकली मेरा मोटिव क्या है, आप इस चैप्टर के हमेशा टच में रहें। जब तक टच में रहेंगे ये आपको आता रहेगा। जैसे ही टच छोड़ा, आप सोचो कि बाद में रिविजन कर लेंगे, बहुत दिक्कत देगा ये चैप्टर बेटा, है ना। तो ये ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अनिश्चित समाकलन या इंडेफिनेट इंटीग्रेशन क्यों कहा गया है इसे? जो आपने डिफरेंशिएशन किया उसको जब आपने वापस से जोड़ा, यानी इंटीग्रेशन क्या, इंटीग्रेशन को अपन क्या बोलते हैं, संयोजन होता है बेसिकली। तो जब आपने उसे इंटीग्रेट किया है ना, जोड़ा, तो क्या होगा, आपको पता नहीं चलता है कि एग्जैक्ट कर्व कौन सा था। ऐसे बहुत सारे कर्व हो सकते हैं, तो हम अनिश्चित तौर पर यह बता पाते हैं कि यह कौन सा कर्व होगा। जैसे मैंने क्या बोला, अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx करेंगे तो आपको sin x प्लस c मिलेगा। अब मुझे यह नहीं पता है कि वो sin x प्लस 1 है, कि sin x माइनस 2 है, कि sin x प्लस 3 है, कि sin x माइनस 4 है, ऐसा मुझे पता नहीं है। तो जो मेरा आंसर आया वो क्या बताता है, वो एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलता हूं वो अनिश्चित क्यों है, क्योंकि जब मैं उसे सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे वक्र निकाय मिलता है जो प्लस सी से डिफर करता है बेटा, है ना, प्लस सी से उसका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अनिश्चित समाकलन थोड़ा बहुत हमें समझ में आया। अब आप देखो कि क्या होता है कि यदि f ऑफ x जो है, ठीक है ना, वो वास्तविकता में क्या है, f ऑफ x आपको एक फलन दिया गया है, f ऑफ x एक अवकलनीय फलन है, ठीक है। मान लो क्या है आपका, ये इसको ऐसे कर लेते हैं सीधे सीधे ना, इतनी अच्छी डिटेलिंग नहीं करूंगा मैं, नॉर्मल मेथड से चलेंगे अपन, है ना। मैंने कहा मान लो आपको इंटीग्रेशन है, तो ये इंटीग्रेशन का साइन हुआ, ये आपका f ऑफ x इंटू डी एक्स लिख दिया मैंने, मान लो, ठीक है। और इसका जो आंसर आया वो आंसर कैलकुलेट होके आया, मान लो g ऑफ x कोई भी फलन आया होगा और यहां पर मैंने प्लस c ले लिया, ठीक है। तो आपके लिए ये क्या है, ये कहानी है, इसको हम बोलते हैं समाकल्य, ठीक है। ये होता है समाकल, ठीक है। ये होता है आपका समाकलन नियतांक, समाकलन नियतांक। और यहां जो ये x है ना बेटा, ये x जो dx के साथ x होता है, ये x बताता है आपको समाकलन का चर, समाकलन चर, ठीक है। तो ये आपका समाकल्य है जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये आपका इंटीग्रेंड है, मतलब समाकल है जो आपका रिजल्ट आया है। यहां c होगा जो समाकलन कांस्टेंट होगा और आपका ये समाकल्य होगा। अब यहां जो समाकल्य है ना बेटा आपका, वो आपको ध्यान देना है, जहां f ऑफ x एक अवकलनीय फलन हो, ठीक है। अगर आपका f ऑफ x अवकलनीय नहीं है
तो आप उसका अनिश्चित समाकलन नहीं कर सकते हैं। आप उसका क्या नहीं कर पाएंगे, अनिश्चित समाकलन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं पता। मॉड आ जाएगा, आप नहीं बता सकते हैं कि वह क्या इंटीग्रेशन देगा। हाँ, अब अगर वो मॉड साइन एक्स दे और आपको साथ में कंडीशन दे दे कि आपका जो एक्स है वो 0 से पाई जा रहा है, तो मॉड साइन एक्स बनेगा बेसिकली। या वो बोल दे पाई से 2 पाई जा रहा है, तो आपका मॉड साइन एक्स माइनस साइन एक्स बन जाएगा, वो अलग बात है। वहां पर तो आपने फलन को परिभाषित किया, लेकिन अगर ऐसे नॉर्मली वो आपको दे दे तो फिर आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि मॉड पर वो इंटीग्रेशन नहीं होगा। यानी इस पूरे चैप्टर में आपको ग्रेटेस्ट, सिग्नम, फ्रैक्शन, मॉड या ऐसा कोई भी फलन जो डिफरेंशिएबल नहीं हो पा रहा हो उसका इंटीग्रेशन करने को नहीं मिलेगा। तो इस चैप्टर में आप बच जाओगे उन सारी चीजों से। किससे? सिग्नम से, ग्रेटेस्ट से, मॉड, फ्रैक्शन, इन सब चीजों से बचोगे। यहां नहीं दिखता है वो, फिर वो आएगा अगले चैप्टर में, किसमें? डेफिनेट इंटीग्रेशन में आएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इन सब के नाम आपको समझ में आ गया। ये क्या है? एफ ऑफ एक्स आता है, डीएक्स होता है। अब यहां इसका मतलब क्या है? जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स का समाकल कहलाता है, समाकल कहलाता है, तथा जी डैश एक्स जो होगा ना बेटा, वो हमेशा किसके बराबर होगा? एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा। तो जी डैश एक्स को अपन क्या बोलते हैं कि वो एफ ऑफ एक्स होगा। अगर आप इस पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो इंटीग्रेशन हट जाएगा और ये आपका जी डैश एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, दैट इज समाकलन अवकलन का एंटी प्रोसेस है। क्या है? एंटी प्रोसेस। ठीक है, समाकलन जो है वो अवकलन का क्या है? एंटी प्रोसेस है, तथा इसका परिणाम सदैव वक्र निकाय होता है। क्या होता है? वक्र निकाय होता है। यहां चाहो तो लिख देना ड्यू टू सी के कारण से, है ना, क्योंकि आप प्लस सी कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा रहे हैं, तो वक्र निकाय होता है। इसलिए यह अनिश्चित समाकलन कहलाता है। अनिश्चित समाकलन कहलाता है ना। ये आपको समझना पड़ेगा, कहलाता है। जैसे मैंने आपसे बोला, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स है बेटा, तो इसका रिजल्ट जो आपका आता है ना वो आता है एक्स स्क्वायर बाई 2, पर यहां साथ में क्या लग गया? प्लस सी। अब आप देखो कि चाहे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी हो, प्लस 1 हो, प्लस 2 हो, प्लस 3 हो, प्लस 4 हो, कोई सा भी नंबर लिख लो, उन सबका डिफरेंशिएशन क्या है? एक्स है। तो जब मैं इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स बोल रहा हूं तो मैं आपसे क्या जानना चाहता हूं? मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो मैंने यहां लिखा है, डीएक्स के साथ जो लिखा है, वह जो है वह किसका अवकलन है? किस वक्र का अवकलन है? तो ऐसे बहुत सारे वक्र हैं, उन सारे वक्रों के निकाय को ये उत्तर में लाके दे देगा मुझे। इसलिए मैं बोलता हूं कि ये आपको अनिश्चित समाकलन इसलिए कहा जाता है, इसलिए इसको हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, ये हुई हमारी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की बेसिक डेफिनेशन, यानी बेसिक परिभाषा। यहां पर ये ध्यान मैं फिर बोल रहा हूं बार बार कि आपको इस पूरे चैप्टर में कहीं पर भी मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिग्नम, ये सब देखने को नहीं मिलने वाला। आपकी आंखें काफी दिनों तक तरसने वाली हैं, और उसके बाद वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आएगा, तब आपको लगभग हर सवाल में वही दिखेगा, है ना। तो उसके लिए टेंशन मतलब थोड़ा मतलब अपन को गैप भी लेना चाहिए। ठीक है, ये हुई हमारी पहली चीज, यानी बेसिक डेफिनेशन हमें समझ में आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स क्या होगा? वहां पर एफ ऑफ एक्स क्या है? वो इंटीग्रेंड है। ठीक है, और आपका वो जो जी एक्स है वो इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, और आपका एक्स जो है वो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, और सी आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, ओके।
अब हम बात करते हैं दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्मूले। स्टैंडर्ड फॉर्मूले बेसिकली देखा जाए तो मैं करने क्या वाला हूं, मैंने जो आपको डिफरेंशिएशन बताया था ना, उस डिफरेंशिएशन का दूसरी तरफ इंटीग्रेशन लगाने वाला हूं और वापस से सवाल लिखने वाला हूं। यानी यहां जो भी फॉर्मूला मैं लिखूंगा आप बेटा, है ना, वो सारे फॉर्मूले आपको कैसे याद होने हैं वो आपको अब देखना पड़ेगा जब मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिखूंगा। जैसे मैंने आपको कहा पहला फॉर्मूला मेरा, ना, पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ k डॉट dx कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कब आता है? कांस्टेंट किसका डिफरेंशिएशन होगा बेटा? वो होगा kx का डिफरेंशिएशन, है, और साथ में क्या लगाने का है? प्लस c। ठीक है। सेकंड, अगर मैं आपसे पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx क्या होगा, तो आपको बोलना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x प्लस c होगा, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन, आपको इसको ऐसे समझना है, इसका डिफरेंशिएशन यहां आ जाए। ठीक है, ओके। थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि किसका डिफरेंशिएशन a की पावर x आएगा? a की पावर x का ही आता है, लेकिन a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a की पावर x इंटू ln होता है ना, तो वो ln अपन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अपन को तो सिर्फ क्या लाना है? a की पावर x। तो यहां आप लिखोगे a की पावर x डिवाइडेड बाय ln। अब अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो a की पावर x इंटू ln आएगा, तो ln ऊपर और नीचे से कट जाएंगे। ठीक बात है ना, इसलिए ये फॉर्मूला बना। फोर्थ पर चलो, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n डॉट dx। बेटा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n डॉट dx क्या होगा? डिफरेंशिएशन में एक पावर कम करता है, यही लॉजिक था। यहां क्या होगा? एक पावर बढ़ा के लिखो पहले तो, क्योंकि उसमें डिफरेंशिएशन करोगे तभी तो एक पावर कम होगा, और ये बाहर निकलेगा ना डिफरेंशिएशन में, तो n+1 बनेगा। उस n+1 को अपन को गायब भी करने का है, तो अपन डायरेक्टली यहां पर n+1 लिख दे और प्लस सी लो, आपका x की पावर n आएगा। इसका डिफरेंशिएशन करो, x की पावर n dx बनेगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं अब, है ना। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। सिक्स्थ, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। सेवंथ, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। एट्थ, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। नाइन्थ, इंटीग्रेशन ऑफ sin cos tan cot sec x dx। 10, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। 11, इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx। 12, इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x dx। ठीक है। 13, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 14, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 15, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, ये सारे फॉर्मेट पहले अपन कर ले, और ये ध्यान रखना मैं इनको क्या बोलता हूं, ये सारे लविंग इंटीग्रेंट है, अपन एक साथ लिखेंगे फिर, है ना। फिर 16 आ गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर आ गया 17th, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर 18 आ जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। फिर 19th आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डॉट dx। 20 आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डॉट dx, और 21 आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx। अच्छा, फिर 22 आ जाएगा आपके पास
इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, चलिए अब इसका अपन वो बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, तो अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या आएगा बेटा, माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी आएगा, क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको ये फॉर्मूले बहुत आसानी से याद हो जाएंगे अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो बेटा, है ना। कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा आपकी बार साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, अब आप समझ पा रहे होंगे। टेन एक्स आ गया, टेन एक्स के फॉर्मूले में क्या होता है आपको बोलना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला आएगा ln mod cos x प्लस सी। मॉड इसलिए ताकि अपन को ये श्योर रहे कि ये पॉजिटिव है ना। अच्छा, माइनस और लगा लेना, क्योंकि ये आ जाएगा cos x और cos x का आएगा माइनस साइन x, है ना। इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बनेगा, 1 बाई cos x। ठीक है, फिर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया sin x बाई cos x, tan x बना लेगा। तो एक तो ये आ जाएगा, और इसी से लॉग की प्रॉपर्टी से आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको बोल सकते हैं कि ये ln mod ऑफ sec x प्लस सी लिखा हुआ है। तो ये इसके दो फॉर्मूले हैं, किसके, tan x के। ये सारे लविंग इंटीग्रेंड है बेटा। हमारा पूरा मोटे पूरा टारगेट किस बात का रहेगा कि जो सवाल हमें दिया गया है ना, उसको इनमें से किसी भी एक लविंग इंटीग्रेंड में हम कन्वर्ट करें। ये सिर्फ 22 फॉर्मूले नहीं है, अभी तो और भी फॉर्मूले आएंगे, क्योंकि अपन ने इनवर्स के फॉर्मूले नहीं पढ़े, log x का नहीं है अभी, इसमें तो मैं अभी लिख दूंगा। चलो ठीक है, cot x का देखो, cot x में क्या होगा, cot x में आपके पास पहला वाला जो बनेगा ना, वो बनेगा ln mod ऑफ sin x प्लस सी। मॉड लगाने के पीछे ऐसा नहीं कि मॉड से आप डर जाए बेटा, मॉड में सिर्फ इसलिए लगा रहा हूं ताकि लॉग परिभाषित रहे। क्या, लॉग आपका परिभाषित रहे। ठीक है ना, ठीक। ln mod ऑफ sin x प्लस सी, और यहां आपका जो दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बनेगा, माइनस का ln mod ऑफ cosec प्लस सी, माइनस का cosec x प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूले सारे अपन को याद रखने हैं बेटा। फिर sec x का क्या आएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx आएगा, एक मिनट, इसको ऐसे लिखते हैं ना, इसको जगह बना के लिखूंगा, ln mod ऑफ देखो कैसे, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, 1 अपॉन, अगर इसको थोड़ा सा देखें अपन तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 अपॉन sec x प्लस tan x। फिर sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, sec x tan x होता है। ठीक है ना, और माइनस सॉरी प्लस tan x का आ जाता है sec स्क्वायर x। तो ऊपर से sec x कॉमन लोगे तो sec x प्लस tan x ऊपर और नीचे से कट जाएगा आपका, तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है अपना, ln mod ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी। ऐसे इसका क्या आ जाएगा, माइनस, या ऐसे लिख लो ln mod ऑफ cosec। अच्छा, इसमें एक और फॉर्मूला भी बना सकते हैं, बताता हूं कैसे, cosec x माइनस cot x प्लस सी। देखो इसका डिफरेंशिएशन करो तो cosec x माइनस cot x का डिफरेंशिएशन में पहले 1 अपॉन cosec x माइनस cot x तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, ऊपर आपका cosec x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस का cosec x cot x आएगा। ठीक है ना, माइनस का cosec x cot x आएगा, और आपका इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं अपन, ये आएगा आपका 1 अपॉन, ऐसा लिखो, cosec x माइनस cot x आ गया। ठीक है, अपन को प्लस लगाना पड़ेगा ना, ठीक है, हाँ। और फिर आपको cosec x का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, वो मिलेगा माइनस का cosec x cot x। ठीक है, और इसका मिलेगा आपको माइनस का cot स्क्वायर x। ठीक है, ये माइनस का cot स्क्वायर x आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा आपका, क्योंकि आप इस फॉर्मूले में क्या ले रहे हो, प्लस ले रहे हो, अच्छा सॉरी यहां पर ले रहे हो माइनस। ठीक है, तो आपका ये क्या बन जाएगा, ln mod ऑफ cosec x माइनस cot x, तो नीचे आ गया, और ऊपर आपके पास आएगा cosec x का तो माइनस का cosec x cot x,
और cot x का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जब आप यहां से cot x कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, cot x कॉमन, तो ये आपका नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, तो आपको यहां एक माइनस लगा लेना है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, माइनस ऑफ ln ऑफ मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x। इसका एक फॉर्मूला हम और भी बना सकते हैं, वो क्या, हम बना सकते हैं इसे ln मॉड ऑफ cosec x प्लस cot x। अगर इसको ले लेते तो क्या होता, cosec x प्लस cot x आता ऊपर से, ठीक है, तो ये पार्ट आपका बन जाएगा। क्लियर, तो अपना फॉर्मूला जो बना वो क्या बन गया, इसको ऐसे लिख लो, एक तो ये माइनस आ गया, या इसके दो फॉर्मूले लिख लेते हैं अपन, ठीक है। फिर sec स्क्वायर x dx का, आई होप इसको हटा दूं मैं थोड़ी देर के लिए, क्या की जगह, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। sec स्क्वायर x का tan x प्लस c आ जाएगा बेटा, ठीक है। cosec स्क्वायर x का माइनस का cot x प्लस c हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके किसके फॉर्मूले बन गए, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बन गए बेटा, ठीक है। तो यहां दो फॉर्मूले हैं, ऐसे इसका भी बनाया जा सकता है, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, sec x प्लस tan x से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो बेटा। तो अगर sec x प्लस tan x से ऊपर नीचे, sec x माइनस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा तो ऊपर आपका ln आ जाएगा, नीचे ये आ जाएगा, तो माइनस ऑफ ln मॉड ऑफ sec x माइनस tan x भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूले हैं। हालांकि इन दो फॉर्मूलों पर अपन और फोकस करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें एक एक फॉर्मेट 10 के फॉर्म में भी लिखा जाता है, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ेंगे। अब ये आया हमारा dy बाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए, ठीक है, प्लस ऑफ c, ये इसका फॉर्मूला हुआ। अगर आपको दे दिया जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होगा 1 अपॉन 2a ln मॉड ऑफ x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये मॉड लगाने के पीछे का समझ में लॉजिक, इसको a माइनस एक्स लिख लो चाहो तो, इस ऐसे लिख लो, ठीक है। और अगर ये आ जाएगा तो 1 अपॉन 2a ln, ये उल्टा कर देंगे तो मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस ऑफ c, ठीक है। अब अगर आपका 1 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये बनेगा आपका साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस ऑफ c, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन के हिसाब से देख रहे हैं अपन। ओके, यहां आ जाते हैं इस पर। अगर आपका ये आ जाएगा तो ये क्या बनेगा, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ln मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ऑफ c। जो मैंने बोला था ना बेटा वो सही बात है, बस यहां मॉड लगाने के पीछे का कारण अपन को क्लियर रखना पड़ेगा कि मॉड इसलिए लगाया जा रहा है ताकि क्या हो, हमको लॉग हमारा अपरिभाषित ना हो जाए। हालांकि उतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि मॉड लग रहा है सर क्या होगा, मॉड का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो अपने आप डोमेन वोमेन सेट करके अपने आप डिफरेंशिएशन यही कैलकुलेट करेगा बेटा। अच्छा, ये मैंने दोनों सेम लिखे हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक मिनट, यहां होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहां आ जाएगा आपका ln मॉड में x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ऑफ c, ठीक है। यहां तक क्लियर चल रहा है। इसके बाद जैसे dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना बेटा, ये तीन फॉर्मूले। अच्छा, इसका मैं पहले बता देता हूं, ये मॉड x लगा लेना। मॉड x क्यों, वही सिर्फ पॉजिटिव का खेल है और कुछ नहीं। तो ये आपका बन जाएगा सेक इनवर्स ऑफ x प्लस c का, और इसमें माइनस लगा दोगे तो ये कोसेक इनवर्स का भी बन जाएगा। मैं कुछ फॉर्मूले और लेता हूं, लेकिन इधर ले लेता हूं उन फॉर्मूलों को पहले। ये जो है ना 18 के बाद के फॉर्मूले, इन सबको मैं इधर ले लेता हूं ताकि अपन को स्पेस मिल जाए। तो 18 के बाद अपना है 19, ठीक है, वहां तक तो आ गया था ना, ठीक है। 19 फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ, सपोज करो मुझे दिया गया पहला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले को जो मैं लिख रहा हूं ना, उसमें मैं कलर चौक का इस्तेमाल कर रहा हूं, थोड़ा सा आप आइडिया लगाना कि मैं वो क्यों कर रहा हूं, है ना। मैं 3 फॉर्मूले लिखूंगा, तीनों में सेम कुछ करने वाला हूं, ध्यान से देखना। एक्स बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। फिर है प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और फिर आएगा ln ब्रैकेट में x या मॉड में x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी,
ठीक है, कुछ फॉर्मेट है, मैंने अलग अलग कलर से लिखा। अब दूसरा फॉर्मूला जो बनाना है मुझे वो है अपना फॉर्मूला नंबर 20, वो है इंटीग्रेशन ऑफ dx, है ना, dx लगा लेना बेटा हर जगह, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx, ये है। तो इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला भी क्या होगा, फिर से देखो, अच्छा ये तो सेम ही लिख दिया मैंने, है ना। फिर जो यहां लिखा है वही मैं दोबारा लिख रहा हूं, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, यही सेम हुआ था बेटा यहां पर। इसके बाद प्लस लगाया, यहां पर a स्क्वायर प्लस में था, यहां भी a स्क्वायर प्लस में था, तो मैंने a स्क्वायर बाई 2 लिख लिया। यहां तक की बात क्लियर चल रही है। और जब ये फॉर्मूला डिनोमिनेटर में आया था, कहां था ये फॉर्मूला, डिनोमिनेटर में, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना था, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो मैंने कहा कि यहां क्या लिख लो बेटा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो कुछ पैटर्न आपको फॉलो हुआ होगा कि जब सवाल ऐसा आए या ऐसा आए या जो तीसरा आएगा, उसमें हर फॉर्मूला शुरुआत कहां से करेगा, x बाई 2 से करेगा। उसके बाद इनटू में क्या आएगा, अगला पद, जो सवाल लिखा है वही का वही व्यंजक आपको यहां लिख देना है, ठीक है। फिर आपको देखना है कि ए स्क्वायर धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो इन दोनों केसेस में ए स्क्वायर कैसा आया, धनात्मक, तो आपने उसको ए स्क्वायर बाई 2 कर दिया, ये भी क्लियर हुआ। इसके बाद ये इमेजिनेशन करो कि अगर ये फॉर्मूले में ये जो लिखा है, अगर ये नीचे आ जाता, ये क्या आ जाता, नीचे आ जाता, तो फॉर्मूला क्या होता, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले के लिए क्या था फॉर्मूला, ये था। तो फिर ए स्क्वायर बाय 2 के बाद वो गुणा हुआ। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि मैं फॉर्मूला नंबर 21 बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जो है इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मान लो ये बनाना है मुझे, है ना, डॉट dx का फॉर्मूला, तो शुरुआत कहां से करूंगा बेटा, शुरुआत हमेशा x बाई 2 से करूंगा। फिर जो लिखा है वही लिख देना है, तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या करना है, प्लस करना है और ए स्क्वायर बाई 2 लिखना है, लेकिन प्लस नहीं करना, यहां क्या है, माइनस है, तो इस केस में आपको माइनस करके ए स्क्वायर बाई 2 लिखना है। फिर ये फॉर्मूला अगर नीचे होता तो क्या होता, ये आपका होता ln मॉड में x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये लो प्लस सी। ये लो आपके 3 फॉर्मूले, और ये सबसे बड़े फॉर्मूले हैं जो आपको इसी पैटर्न पर याद करने हैं बेटा, ठीक है। 22 वाज अ फॉर्मूला, 22वां फॉर्मूला क्या था हमारा, 22वां फॉर्मूला हमारा था, इंटीग्रेशन था dx बाय मॉड x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ले लो चाहो तो, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले लेते हैं, तो ये आपका बन जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। ध्यान यार क्या रखना है, अगर ए स्क्वायर होता ना तो 1 बाई ए भी आ जाता अपने पास बेटा। ऐसे ही 23 में माइनस लगा सकते हैं, या 23 अपन ये वाला लेंगे बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स क्या आता है, वो आ जाता है आपका ln ऑफ मॉड एक्स प्लस ऑफ सी, ठीक बात है। तो ये आपके क्या है, कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले जो अभी हमें जरूरत पड़ेंगे, उन फॉर्मूलों को हमने यहां लिख लिया। अच्छा एक और चीज देखो, जैसे अपन ने यहां पर अंडर रूट पर ये वाला फॉर्मूला बनाया था बेटा, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे 24th फॉर्मूले में आप क्या कह सकते हो, अच्छा एक फॉर्मूला पहले तो ये तो बना लो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10x, ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स 10x क्या होगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स प्लस सी होगा, ये भी क्लियर रखेंगे, है ना। और 25th में क्या है कि अगर आपका इंटीग्रेशन ऑफ cosec x और cot x dx आ जाए तो वो माइनस का cosec x हो जाएगा प्लस ऑफ c हो जाएगा। ये बात तो क्लियर है। तो अभी के लिए, सिर्फ फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, इन 25 फॉर्मूलों को याद करेंगे, रट लेंगे, चाहे वो डिफरेंशिएशन से याद करो, चाहे इसको केमिस्ट्री की तरह रट लो, चाहे आप जैसे भी हो सकता है इन फॉर्मूलों को याद करो। क्योंकि जब मैं सवाल करना शुरू करूंगा ना, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मेरा सवाल जो भी दिया हो, जिस भी रूप में दिया हो, वो इनमें से किसी एक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो और फिर मैं उसका आंसर लिखूं। यानी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का काम सिर्फ इतना है कि आपको ये जो क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे रूप में आ गया तो उसका आंसर सेक इनवर्स एक्स लिखना है उसका, तो इंटीग्रेशन का इतना काम है। उसके बीच में जो भी कैलकुलेशन है वो आपकी ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, अलजेब्रा, इन सब का प्रयोग करके आपको उसको लविंग इंटीग्रेंड में लाना है। तो पूरा टारगेट हमारा क्या है कि जो भी प्रश्न हमें दिया जाएगा उसको हम लविंग इंटीग्रेंड में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो ये हुए हमारे 25 स्टैंडर्ड फॉर्मूले
या हम बोल सकते हैं हमारे लविंग इंटीग्रेंड, यानी हम क्या चाहेंगे, हमारा सवाल सॉल्व होकर के इनमें से किसी एक फॉर्मूले में आ जाए जहां से हम डायरेक्टली अपना आंसर इंटीग्रेशन का लिख पाए बेटा। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस है। कुछ सवाल पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना, फिर चलेंगे आगे। जैसे मान लो क्वेश्चन आया कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटे में एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 डॉट डी एक्स, मान लो ये सवाल आया आपका। बहुत सिंपल से सवाल से मैंने शुरू किया ना। तो अब आपका ये जो सवाल है इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, आपको कोशिश ये करना है कि मैथमेटिकली जितना भी इसको आसान किया जा सके। तो ऊपर से x कॉमन आ जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 ऊपर मिल जाएगा और आपको एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 नीचे मिल जाएगा। यहां पर डोमेन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप इसे काट सकते हैं। तो आपका सवाल बचा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, जो क्या बनेगा बेटा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ सी बनेगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ और इंटीग्रेशन है जो आपको जैसे ध्यान रख लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स, जैसे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने क्या बोला था, 1/2 रूट एक्स होता है। ऐसे रूट एक्स का इंटीग्रेशन भी बहुत अपन को यूज होता है। तो इसका क्या आ जाएगा, बेसिकली जो सवाल है आपको उसको कैसे सोचना है आपको, कि ये जो लिखा है वो लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर में 1/2 डॉट डी एक्स। तो ये सॉल्व होकर के आपका क्या बनेगा, x की पावर में 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस ऑफ c। तो ये आपका आंसर आ जाता है 2/3 x टू द पावर 3/2, क्योंकि पावर बढ़ानी है बेटा यहां पर। और हर आंसर में आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट देना पड़ेगा, प्लस c लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम जो रिजल्ट निकाल रहे हैं वो रिजल्ट क्या है, वो रिजल्ट फैमिली ऑफ कर्व है ना। वो रिजल्ट ऐसा नहीं है कि आपका जो आउटपुट आ रहा है वो आपका डायरेक्ट कर्व आ जाएगा, वो क्या आएगा, फैमिली ऑफ कर्व आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिक से सवाल है। ऐसा इंटीग्रेशन में कुछ कुछ करना है अपन को, पर ये करना क्या है, कैसे करना है, उस पर कहानी अब अपन आगे बढ़ाते हैं बेटा। ठीक है, चलिए। तो जो मेन पार्ट है अपना वो क्या है, अपना थर्ड हेडिंग जो आएगा अब वो है वर्किंग रूल। क्या है, वर्किंग रूल है। वर्किंग रूल मतलब आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में वर्किंग रूल करना है। ठीक है, अब देखो ऐसे मान लो एक सवाल आया, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, सिंगल चॉइस में क्वेश्चन आ गया और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो मान लो उसके अंदर कि यार इसको कैसे सॉल्व करना है। तो एक तरीका तो आपके पास है, क्योंकि वो एक क्वेश्चन जो है वो हमको 4 मार्क्स का है, हमको 4 मार्क्स देके जाएगा। तो अगर आपसे कुछ भी नहीं हो रहा हो ना, तो एक बार डिफरेंशिएट करके देख लो, 1 या 2 ऑप्शन हो सकता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हो कि आपने मान लीजिए ऑप्शन बी पिक किया, उसको डिफरेंशिएट करा और उससे आपका फलन आ गया, तो बात खत्म हो गई, वही आंसर है बेसिकली, है ना। ये भी एक तरीके से कर, हालांकि मैंने पहले ही बोल दिया कि ये बहुत लॉन्गर प्रोसेस होता है, ये एग्जामिनर को भी पता है, तो वो उसको क्या करता है, मॉडिफाई करके देता है। ठीक है, ताकि आप डिफरेंशिएट करने के बाद भी कर्व ना ला पाओ ढंग से। चलिए, सो वर्किंग रूल में फर्स्ट है, फर्स्ट वर्किंग रूल क्या कहता है कि यदि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, आपको दिया गया हो मान लो जी ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी बेटा, तब दिस इंप्लाइज कि इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या होगा, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा और वो सीधे सीधे के के साथ मल्टीप्लाई होकर जी एक्स का आएगा। अब आप बोलोगे सर उसमें तो जी एक्स के साथ के सी भी आना चाहिए, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, के इंटू सी को सी ही मान सकते हो, क्योंकि वो ओवरऑल क्या बनेगा, वो एक कांस्टेंट बनेगा। जहां के क्या है, के कांस्टेंट है, के नियतांक है बेटा, के नियतांक है, और के बिलोंग्स टू रियल नंबर है ना, पर वो तो कोई टेंशन ही नहीं, आपको पता ही है ये तो बात। ठीक है, सेकंड है कि यदि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर, सपोज करो आपको जी ऑफ एक्स प्लस सी दे रखा है बेटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स डी एक्स
क्या बनेगा, वो आपका बनेगा 1 अपॉन, अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, ax प्लस बी इंटू डी एक्स मान लो, ठीक है। आपने ax प्लस बी रख दिया, f ऑफ ax प्लस बी, तो ये आपका आंसर क्या दे देगा, 1 अपॉन ए जी ऑफ ax प्लस बी प्लस ऑफ सी। यानी ये जो प्लस के साथ जो नंबर है ना, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, x के साथ जो भी गुणा होगा वो डिवाइड में आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो चेन रूल वर्क करेगा। चेन रूल में आप g डैश ax प्लस बी करेंगे तो वो आएगा f ऑफ ax प्लस बी इंटू ए बी आएगा। उस ए को गायब करने के लिए एक बाई ए हमें नीचे देना पड़ता है। तो यदि आपको f ऑफ x dx का इंटीग्रेशन gx प्लस सी पता है तो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax प्लस बी डॉट dx जो होगा वो 1 बाई ए जी ऑफ ax प्लस बी हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पर यहीं ले लो एक एग्जांपल, जैसे मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो मैंने कहा cos ऑफ 3x माइनस 5 का इंटीग्रेशन करना है आपको dx बेटा, तो बेसिकली ये क्या बनने वाला है, 1 बाई 3 साइन ऑफ 3x माइनस 5 प्लस ऑफ c बन जाएगा। बात खत्म हो गई। कैसे? क्योंकि अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन ऑफ 3x माइनस 5 का क्या होगा, वो बनेगा cos ऑफ 3x माइनस 5, और 3x का 3 जो बाहर आएगा वो उसे काट देगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, तो वापस साइन cos ऑफ 3x माइनस 5 आपको बन जाएगा। तो जो भी x के साथ गुणा है उसे बटे में जाना है। इसी में एक एग्जांपल और देख लो ताकि आपको और क्लियर हो। मान लो मैं आपसे बोल दूं इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x बाई 2 का डिफरेंशिएशन बता, इंटीग्रेशन बता दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x बाई 2 क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x बाई 2 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x बाई 2 बेसिकली साइन ऑफ x बाई 2 ही होगा, और नीचे में यहां a आना है। a कितना है इसका 1 बाई 2 है बेटा, तो यहां 1 बाई 2 लगाओ, तो यहां 1 बाई 2 लगा दिया और ये प्लस सी हो गया, तो बेसिकली आपका आंसर कितना जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x बाई 2 प्लस ऑफ c, और डिफरेंशिएट करोगे तो साइन x बाई 2 का तो आएगा cos ऑफ x बाई 2, फिर x बाई 2 का जो 1 बाई 2 होगा वो इस 2 को खा जाएगा, तो आपका फंक्शन वापस आ गया। ठीक है, तो सेकंड रूल आई होप आपको अब क्लियर हुआ होगा, है ना। फिर थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल कहता है कि अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x, ठीक है, प्लस माइनस और g ऑफ x dx दे रखा है, मान लो ऐसे दो फलन आपको जोड़ के इंटीग्रेशन में दे दिए है ना, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x dx, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उन्हें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx से बेटा, ठीक है ना। यानी अगर आपको दो फलन जोड़ दिए जाए अलग अलग और आपको उसको इंटीग्रेट करके दे दिया जाए तो आप उनको अलग अलग कर सकते हैं, या अलग अलग दिए गए हों तो उनको जोड़ के एक साथ लिया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो मैंने कहा साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, है ना, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो अगर आप इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करें तो देखो मैंने साइन स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं बताया। अच्छा एक और बात, जिनका नहीं बताया उनका है भी नहीं, ठीक है, तो आप टेंशन मत लेना, फिर उनको करने की अलग मेथड्स हैं, वही मेथड हमें सीखने हैं, ठीक है। तो अपनी तरफ से कोई नए नए फॉर्मूले मत बना लेना कि सर ऐसा करें, इसको अपन क्या करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में क्या होता था, पहले ये 2 बाहर जाता था, ऐसे पहले इसको नीचे ले लो फिर इसको, ऐसा कोई लॉजिक मत लगाना, ठीक है ना, जो है वो है, ठीक है। इसको करने का तरीका बहुत आसान है, आप इसे लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स को, तो ये आपका बन क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट डी एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बेटा, एक्स प्लस सी, ये आंसर आएगा। या अगर इसको सॉल्व करने का कोई मेथड कोई मेरे से मान लो पूछ ही ले बेटा, इन जनरल तो खैर आता ही है सबको, इसको अपन लिख सकते थे इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ठीक बात है क्या। और इसको आप क्या लिख सकते थे, इसको आप लिख सकते थे इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 डॉट डी एक्स। अब दोनों को जोड़ते ना बेटा, तो ये क्या होता, जुड़ते ही आपका ये आता 1 बाई 2 प्लस कॉस 2x बाई 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस कॉस 2x बाई 2 डॉट डी एक्स, ऐसा कुछ आता, और ये कैंसिल होकर के वही आपका 1 डॉट डी एक्स बनता। तो अपन ने उतनी मेहनत ही नहीं करी, अपन ने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में आपका जो साइन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है या जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का चिन्ह है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी आप उसको अलग अलग कर सकते हो, आप उनको एक साथ भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है बेटा, ठीक है। चलिए यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, यहां कोई प्रोडक्ट रूल नहीं होता, यहां कोई
गुणा वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि जैसे वहां पर अपने पास प्रोडक्ट रूल था, ऐसा यहां पर आपको अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स दिया जाए बेटा तो आपका कोई ऐसा रूल होगा। यहां पर प्रोडक्ट रूल होने के अलावा मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए हम आगे मेथडों में सीखेंगे कि इसको हम आइलेट से सॉल्व करते हैं। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय, इसको क्या बोलेंगे हम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी ये होगा खंडश समाकलन। आई थिंक इसको हिंदी में शायद इंटीग्रेशन बाय पार्ट को हम क्या बोलते हैं, खंडश समाकलन बोलते हैं, ठीक है, या जो भी बोलते हैं, बस अपन इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट बोलते हैं, आइलेट लगाते हैं। वो भी तब जब एफ एक्स और जी एक्स क्या हो, अलग अलग विचारधारा के, मतलब एक आपका अलजेब्रा है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री है, या एक लॉगरिथम है, दूसरा इनवर्स है, ऐसे फंक्शन आ जाए, दोनों अलग अलग नेचर के आ जाए जो रिजॉल्व नहीं हो सकते हैं, तब हम उसका आइलेट लगाते हैं। तो इसके लिए कोई और रूल नहीं आता है, ठीक है। तो हमको बेसिकली जो 3 वर्किंग रूल थे वो समझ में आए। ऐसे डिवाइड का भी हमारे पास कोई ऐसा नियम नहीं है, वहां पर आपको नॉर्मल कैलकुलेशंस करके फंक्शन को क्या करना है, लविंग इंटीग्रेंट्स में कन्वर्ट करना है, उनको आपके फॉर्मूलों में लेके आना है, ठीक बात है। ये हुई हमारी बात वर्किंग रूल्स की, यानी वर्किंग रूल भी हमें समझ में आ गया। अब जैसे इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें चालू करना है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहला मेथड जो हमें करना है ना बेटा, वो है प्रतिस्थापन विधि। क्या है पहला मेथड? पहला मेथड आपके पास होता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि बोल लो, या इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, इसके अंदर 3 वेरिएशन आते हैं। इसके अंदर जो 3 वेरिएशन है वो क्या क्या है? पहला वेरिएशन कहता है कि आपको क्या करना है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। सवाल में दिख जाएगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करोगे आंसर आ जाए, तो उसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सीधा प्रतिस्थापन। दूसरा मेथड जो इसका है उसको हम बोलते हैं क्या, अब डायरेक्ट आ गया है तो पक्की बात है कि इनडायरेक्ट भी होगा, तो इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी है, ठीक है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। फिर आपका क्या है, इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बाद जो आपका तीसरा पार्ट है बेटा इसका, वो तीसरा पार्ट आपका क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बाद वो है स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और आपको अगर ये तीनों ही मेथड बहुत अच्छे से समझने हैं, प्रतिस्थापन के ही ये 3 मेथड हैं। एक है आपका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपको सवाल में देखते से ही पता चल जाएगा कि भैया क्या सब्स्टिट्यूट करें। और वो जो सब्स्टिट्यूशन होता है ना बेटा, वो सिर्फ डिफरेंशिएशन प्रोसेस पर चलता है, यानी आपको डिफरेंशिएशन क्लियर होगा तो आपको ये प्रतिस्थापन विधि समझ में आएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है, जहां से शुरुआत है, इसका मतलब ये हर जगह पर पूरे चैप्टर में यूज होगी। इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या बन जाते हैं, प्रो, है ना, मतलब प्रो प्लेयर बन जाते हैं। जब हमको डायरेक्ट सारे दिखने लग जाते हैं, चमक जाता है हमको, ठीक है, हमारे जीवन में नमक आ जाए, मान लो कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन देखते ही पता चलता है कि हाँ ये वाला सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो फिर क्या होता है, इनडायरेक्ट आ जाता है। अब आपको ये विचार करना है कि लाना क्या है और उसके लिए सब्स्टिट्यूट क्या करो, मतलब ये दोनों चीजें दिख ही नहीं रही हो, ऐसी जगह पर अपन को कहां जाना पड़ेगा, इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में जाना पड़ेगा। और फिर आपके पास आता है स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कुछ विशेष प्रकार के फॉर्मेट अगर आपको दिख जाते हैं तो आपको कुछ विशेष प्रकार के सब्स्टिट्यूशन करने हैं, जिससे आपका आंसर हमेशा सही आएगा। तो ये 3 चीजें अपन को करनी है किसमें, प्रतिस्थापन विधि में, ठीक है। तो इन सब में जो प्रतिस्थापन विधि है उसमें अपन सबसे पहले किस पर शुरू होने वाले हैं, हम शुरू होने वाले हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पर पहले, ठीक है। अब ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कैसे सॉल्व करेगा। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है उसको समझो बेटा। यदि
यदि प्रश्न इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, यस कैसे कर लो, इंटीग्रेशन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स में हो, ठीक है। यदि प्रश्न आपका इंटीग्रेशन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डॉट जी डैश एक्स हो तथा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है ना बेटा आपका, वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो, वो क्या हो, क्या हो आपका, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो, तब ये कैसे होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स आपको सॉल्व करना है, इंटू यहां लिखा हुआ है जी डैश एक्स डी एक्स, देख रहे हो। तो गड़बड़ क्या थी कि देखो लविंग इंटीग्रेंड में तो तब जाता जब मुझे वहां जाना था, तो मैं यहां पर सब्स्टिट्यूशन करूंगा क्योंकि मुझे डायरेक्ट क्या दिख रहा है, इसको ये गड़बड़ कर रहा है अंदर एफ के अंदर। तो अगर अपन यहां क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, क्या मान लें अपन, जी ऑफ एक्स को टी मान लें। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा बताओ, इसका डिफरेंशिएशन आपके हिसाब से आ जाएगा जी डैश एक्स आ जाएगा, है ना। तो इसको ऐसे लिखो, डी ऑफ जी ऑफ एक्स बाई डी एक्स, ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ। वो कितना आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स, बोलो हाँ या ना। ये तो बात क्लियर हो रही है, एक बार करके दिखा रहा हूं, बाद में फिर अपन इसको जल्दी करा करेंगे ना। तो ये जो डी ऑफ जी एक्स बाई डी एक्स है, ये है क्या, ये आपका जी डैश एक्स है बेटा, ठीक है ना। तो ये तो जी डैश एक्स बन गया ये पूरा वाला, और ये किसके बराबर आ गया आपका, डी टी बाई डी एक्स के बराबर आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और यहां लिख लेते हैं जी डैश एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या, डी टी। तो ये सब्स्टिट्यूशन हमेशा आप डालते आए हैं। आप जैसे sin x को t मानते हैं तो cos x dx को dt बोलते हैं ना, तो वो लॉजिक क्या है कि cos x को t माना जाता है, ठीक है, sin x को t माना, फिर आपका cos x जो आया वो आता है dt बाई dx, तो वो dx इधर से मल्टीप्लाई होके cos x dx बराबर dt आता है। तो क्या करते हैं हम, डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखते हैं और उसके जस्ट बाद हम ये वाला स्टेप लिखते हैं। ये बीच में जो स्टेप्स है ये मन ही मन में चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो dx कहां से आया, अब वो क्लियर होना चाहिए आपको, g डैश x dx dt आ गया। अब आपका सवाल क्या होगा, क्योंकि आपने gx को t डाला तो आपका जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हुआ इंटीग्रेशन में f ऑफ t, ठीक है ना। यानी बेसिकली आपने क्या करा, सब्स्टिट्यूशन करके वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन जो x था, यहां पर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या था, x था, उसको बदल के क्या लिया है, t लिया है, और g डैश एक्स डी एक्स को क्या बोला, dt। तो अब आपका ये एफ टी डी टी का आ गया। तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स क्या है, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है, मान लिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ टी डी टी यानी प्लस सी। ये लो आपका आंसर आ गया। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, आपको डायरेक्टली दिखेगा कि इसको सब्स्टिट्यूट करते ही सवाल हमारा किसी लविंग इंटीग्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये लॉजिक समझ में आया, इसको आप कॉपी कर लें। अब मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के कुछ सवाल करता हूं। पहले सिंपल सवाल से शुरू करेंगे, आज पहली क्लास है तो ऐसा नहीं कि अपन पंगे वाले सवाल ले ले, ठीक है, नहीं तो मालूम चला इंडेफिनिट पढ़ ही नहीं रहे हो। और रोज पढ़ना है भाई, ये ध्यान रखना। और ये कई बच्चों का है कि सर नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, तो भैया नोट्स बनाने हैं। जो जो चीज मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, वो सब आपको भी अपनी कॉपी में करना है, शब्द दर शब्द, मतलब कोई चीज छोड़नी नहीं है। जो चीज बोलने वाली छोड़ने वाली है, जो मैं बोल रहा हूं बस आप उसे ना लिखें, बाकी तो आपको जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है वो सब आपको नोट्स में लिखना है। और नोट्स बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि उसी से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बेटा। वीडियो 10 बार देखने से ऐसा नहीं होगा कि आपको सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर आप में से किसी का ये विचार हो कि मैं वीडियो देख देख करके और मेरे को सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, तो आप इस भूल में है। मैथ्स कम बाय प्रैक्टिस ओनली, यानी मैथ्स में तो आपको पेन और पेपर लगाना ही पड़ेगा और सॉल्व करना ही पड़ेगा, चाहे वो सवाल ही क्यों ना हो। आपने एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया मान लो, तो उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन को देखने के बाद आप खुद उसको जब तक सॉल्व नहीं करेंगे ना, तब तक वो सवाल आपका नहीं हुआ। तो जो क्वेश्चन आपने अपने पेन से अपने पेपर पर होश हवास में सॉल्व करा है खुद से, चाहे उसका सॉल्यूशन आपने देख लिया था लेकिन एक बार आपने उसको खुद से करा, बंद करके सॉल्यूशन को दिमाग में रखते हुए, वो सवाल आपका हो गया।
और जिस सवाल को सिर्फ आपने सरसरी निगाहों से देखा है, आप लोगों को बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। कई बार ऐसा आपने अपने एग्जाम में किया कि एक सवाल लास्ट मोमेंट पे कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के गए थे और वहां बीच में 2 स्टेप गायब हुए, तो ना आगे का पता चला ना पीछे का पता चला। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये ध्यान रखना। आप जैसे उसमें सवाल देख लेते हैं, मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ln x dx, ठीक है, बाय x, ऐसे एक सवाल आ गया। इंटीग्रेशन में मैंने क्या बोला, साइन ऑफ ln x बाई x डॉट dx, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया सवाल। तो अब मुझे क्या दिख रहा है कि अगर इस सवाल में यहां ln x ना होता और यहां पर x आ जाता तो ये मेरा लविंग इंटीग्रेंड बनता। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx में जानता हूं, पर उस ln x ने गड़बड़ कर दी और उस ln x के साथ साथ इस x ने भी गड़बड़ कर रखी है। तो यार देखो कि अपन क्या कर सकते हैं, ln x को t डाल सकते हैं। अब ln x को t डाला तो डिफरेंशिएशन में क्या होगा, अब देखो मैं शॉर्ट में मारूंगा, 1/x आएगा और इसका जो dt/dx आएगा वो dx मैंने यहां लिख दिया और ये dt आ गया बेटा। तो सब्स्टिट्यूशन करोगे तो इंटीग्रेशन में यहां क्या आ जाएगा आपके पास, साइन ln x की जगह तो t डाला और dx/x जो है ये आपका dx/x जो है वो dt कहला रहा है, तो dt लिखा, ये आपका लविंग इंटीग्रेंड है। तो sin t का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस का cos t प्लस ऑफ c। आपका क्वेश्चन बन गया। सिंपल लॉजिक था, है ना। जैसे मान लो आपका क्वेश्चन आया इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x और cos ऑफ a टू द पावर x डॉट dx, मान लो ये सवाल आ गया। तो अब आप क्या करोगे, सिंपल सा लॉजिक है क्या कि आपको a की पावर x को t मान लेना चाहिए। अब a की पावर x को t मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन बोलो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन, यहां कंफ्यूजन बहुत होता है कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं लेकिन काम किसका करना है, डिफरेंशिएशन का। तो बार बार हम ax बाई ln लिखने की कोशिश करेंगे, ध्यान रखना इसका डिफरेंशिएशन यही होता है ax इंटू ln। साथ में dt के साथ वाला dx आ जाएगा और ये dt यहां लिख लोगे। तो यहां से आपको a की पावर x इंटू dx जो मिलेगा ना बेटा, वो मिलेगा dt अपॉन ln मिलेगा। समझ गए मेरी बात, ठीक है, ओके। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपका a की पावर x इंटू dx तो dt बाई ln बनेगा और ये बनेगा cos t dt विच इज इक्वल्स टू sin t प्लस ऑफ c। अब आप आंसर को इसके आगे भी बढ़ा सकते हैं, माइनस cos ऑफ, सब्स्टिट्यूशन क्या करा था आपने, ln x करा था, तो माइनस cos ऑफ ln x प्लस c आ जाएगा। ऐसे इसका आंसर sin ऑफ a टू द पावर x, अच्छा 1 अपॉन ln आएगा, dt अपॉन ln है ना, तो 1 अपॉन ln तो लिखा ही नहीं अपन ने, वो लिख लो यार 1 अपॉन ln। तो ये आ जाएगा साइन ऑफ ax प्लस c और 1 अपॉन ln यहां आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एग्जैक्टली आपको आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है ताकि आपको आइडिया लगे कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है। चलिए, तो अब हम आ गए हमारे प्रैक्टिस सेशन में, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का पहला प्रैक्टिस सेशन बेटा, ठीक है। इसमें कुछ वैरायटी के सवाल हमें देखने हैं। तो ये हमारा सेशन 1 है और इस सेशन 1 का जो पहला सवाल है वो देखिए बहुत ही खूबसूरत सवाल है कि इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब x d टाइम्स ऑफ 10x, ठीक है। सवाल समझना, सवाल ने ये कहा है कि आपको इंटीग्रेट करना है किसको, 10 क्यूब x को करना है और वो भी किसके सापेक्ष, d 10x के सापेक्ष, ठीक है। अगर ऐसा है तो इस सवाल को आप देखो, एक तो इस तरीके से समझ सकते हो कि आप जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, है ना, अगर अपन ऐसा बोला करते थे कि इंटीग्रेशन ऑफ आपको f ऑफ x इंटू डी एक्स करना है मान लो, तो आप ये जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं ये किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो x क्या होता था, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन था, वो क्या था आपका, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब अगर ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है और आपसे मैं ये बोल दूं कि x dx का इंटीग्रेशन करो, तो आप क्या बोलोगे कि उसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा प्लस सी। अगर मैं आपसे बोलूं x क्यूब इंटू dx का इंटीग्रेशन करो तो आप क्या बोलोगे, x की पावर 4/4 प्लस सी आ जाएगा। तो अगर उस लॉजिक से सोचा जाए तो ये वाला जो प्रश्न हमने लिखा है समाकलन का, यह प्रश्न जो है अपने आप को समाकलित करवा रहा है, लेकिन किसके सापेक्ष, ये करवा रहा है 10x के सापेक्ष। तो 10x के सापेक्ष अगर 10 क्यूब x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाना चाहिए 10 टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस ऑफ c। क्यों, क्योंकि ऐसे समझो कि आप कर रहे हो
ये समाकलन, ठीक है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, उसी की घात में कितना दे रखा था मैंने, 3 दे रखा था। अगर ये बात डाइजेस्ट नहीं होती है, मान लो कि ये फील नहीं आता है, तो आप d tan x बताओ मुझे क्या होगा। आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रश्न में आपको लिखा गया है tan क्यूब x और डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको अगर मैं बोलूं कि d ऑफ tan x बाई dx क्या होगा, आप बोलोगे कि सर वो हो जाएगा sec स्क्वायर x, बोलो हाँ या ना। तो d tan x कितना आएगा आपके पास, d tan x आपके पास आ जाएगा sec स्क्वायर x इंटू dx, है ना। तो आप यहां tan क्यूब x और d tan x को आप लिख सकते हो sec स्क्वायर x dx। अब आप क्या करेंगे, आप tan x को t मान लेंगे, सब्स्टिट्यूशन है डायरेक्ट, तो ये आपके पास आ जाएगा sec स्क्वायर x इंटू dx बराबर dt। और अगर ऐसा हुआ तो आपको क्या मिलेगा, प्रश्न मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब डी टी, और जिसका आंसर हो गया टी की पावर 4/4 प्लस सी। तो अगर आपने प्रश्न को ऐसे समझ लिया कि ये जो प्रश्न है वह tan x के सापेक्ष समाकलन करवा रहा है, तो उस केस में तो ये क्या करेगा, ये इस तरह का एक फॉर्मेट बनाने के मोड में चला जाएगा और आप डायरेक्ट आंसर इसको कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं समझ भी पाए तो d tan x को सॉल्व कर लें और फिर उस x के सापेक्ष समाकलित करके देख लें, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको अब डिफरेंशिएशन करना है किसका, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। प्रश्न फिर से लिख लेते हैं अपन। क्वेश्चन हमारे पास है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसने बोला इसका डिफरेंशिएशन आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष करना है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि और कुछ मत सोचो, आप तो सिर्फ इतना सोच लो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानना है। क्या मानना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लेना है, ठीक है। अभी डिफरेंशिएशन मत करना, तो आपका इंटीग्रेशन का जो प्रश्न है वो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानते ही ये t की पावर 1/2 आ जाएगा, और ये वाला क्या आपका dt नहीं बन जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन अगर आप सॉल्व करोगे तो t की पावर -1/2 बनेगा। तो आप इसे लिख सकते हो t की पावर -1/2 इंटू dt, और ये रिजल्ट आपको देगा t की पावर में 1/2, और ये आ जाएगा 1/2 प्लस सी। तो आपका आंसर हो गया 2t की पावर 1/2 प्लस सी, और यहां से आप बोल सकते हैं कि 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। एक तरीका कि आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अज्यूम कर लिया या 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लिया, लेकिन आपने डिफरेंशिएशन नहीं करा क्योंकि dt डायरेक्ट आ गया था आपके पास, ठीक है। आप अगर चाहते तो इसको ऐसा भी कर सकते थे कि साहब हमने तो क्या करा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ही t मान लिया, फिर आप इसको 2x dx बराबर dt कर देते, ठीक है। तो आपके लिए क्या होता कि ये जो d ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे हटा दूं, अगर इसको ऐसा नहीं सोच के मैं कैसे सोच लेता, मान लो कि आपने इसको ऐसे नहीं सोचा होता, आप तो इसको डायरेक्ट सोचते कि ये फंक्शन का जो समाकलन हो रहा है वह 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष हो रहा है, तो फिर वो लॉजिक वही काम करता और आपका डायरेक्ट आंसर इससे आ जाता। तो जब भी आपके प्रश्न में क्या हो, इस तरह का कोई प्रश्न आ जाए जहां पर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन बदल दिया जाए, तो या तो आप उसे डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर लें या आप इसको ऐसे करें। अब देखिए इसका दूसरा प्रोसेस देखो। अगर किसी बच्चे को मान लो समझ में नहीं आता तो वो d टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकालने की कोशिश करता, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो उसको क्या मिल जाता बेटा, उसको 2x मिल जाता। इसका अर्थ हुआ कि d टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो आपके पास आता ना, वो आता 2x dx, है ना, 2x dx आ जाता। अब आप जब सवाल रखते तो आपका सवाल क्या बनता कि जो d ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है उसको तो आप लिखते 2 टाइम्स ऑफ x dx, ठीक बात है। और नीचे आपके पास आ रहा होता अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करते, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानते और ये आ जाता आपका 2x dx बराबर dt। तो आपका प्रश्न बनता dt बटे रूट टी, और dt बटे रूट टी को जब आप सॉल्व करते तो आपको 2 रूट टी प्लस ऑफ सी मिलता, और आंसर आपका फिर से 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी बन जाता। तो आपकी अप्रोच पर डिपेंड करता है कि आप सवाल को कैसे सॉल्व करने वाले हैं, आप उस सवाल को समझ कैसे रहे हैं, है ना। मेरे हिसाब से तो ये क्या है कि भैया 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष मुझे एक फलन का अवकलन करना है, और वो भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर के ही रूप का फलन है।
तो बेसिकली क्या हुआ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने t डाल लिया। ऐसे ही जैसे पहला सवाल था, अगर अपन यहां पर सिर्फ 10x को t डाल देते तो क्या होता, ये बनता t क्यूब और ये बनता dt। लो आपका जो फॉर्मेट था वो यहां तक आ गया, डायरेक्ट आंसर आप t की पावर 4/4 प्लस c करके सॉल्व कर देते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 3x dx का सॉल्व करना है। हमको प्रोडक्ट यानी गुणा का कोई फॉर्मूला नहीं पता, u इंटू वी का या u बाई वी का समाकलन में कोई सूत्र नहीं है ना, उसके लिए विधियां बहुत सारी हैं। अब अगर यह प्रश्न आया कि आपको इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 3x करना है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि ये जो मल्टीप्लीकेशन है या जो गुणा है ये किस में परिवर्तित हो जाए, ये परिवर्तित हो जाए योग में या आपके सब्ट्रैक्शन में, मतलब घटाव में। तो आप क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 1/2 से भाग लगा लो। तो आपका ये प्रश्न बना 1/2 इंटीग्रेशन में 2 cos a cos b, अच्छा ये cos 3x से ध्यान रखना है ना, तो 2 cos a cos b। अब 2 cos a cos b होता है cos ऑफ a प्लस b, ठीक है, प्लस cos ऑफ a माइनस b। तो आपका 3x माइनस 2x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। कई बच्चों को यह डाउट होता है कि सर 2x माइनस 3x करोगे ना तो माइनस x आएगा, बिल्कुल सही बात है, पर आप सोचो cos ऑफ माइनस थीटा भी क्या होता है, cos थीटा ही होता है, इसलिए अपन उसको ऐसा लिख सकते हैं। अब यह प्रश्न क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, तो 1/2 cos ऑफ 5x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन में cos x dx आ गया। ठीक है ना, 5 और 6 से 2, 5 और 1 6 3 और 5 माइनस 1 4 2, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2 cos 5x का इंटीग्रेशन आएगा बेटा sin 5x बटे में 5 प्लस 1/2 और sin x प्लस ऑफ c। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। तो जब भी आपको त्रिकोणमिति का गुणन दिखेगा तो आप उसे किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, योग में करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखो, सवाल बहुत सिंपल है, सिर्फ अपन को इमेजिनेशन पावर बढ़ानी पड़ेगी अपनी। इंटीग्रेशन में दे रखा है 1 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है ना, और बटे में आपको दे रखा है x स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx। मेरे पास u बाई वी का कोई फॉर्मूला नहीं है, यानी मैं u बाई वी से कोई मदद ले नहीं सकता। वो u बाई वी का जो रूल था वो आपका अवकलन में था, डिफरेंशिएशन में था। अब यहां पर आपको हमेशा उसे योग में या घटाने में यूज करना है। तो ये कैसे करोगे, देखो ध्यान से। आप यहां पर सवाल में क्या करो, आप इसे लिख लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर बटे में, कोई फर्क नहीं पड़ा ऊपर तो, और नीचे भी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लो। अब मुझे कुछ कटता सा दिखेगा, क्या कटता सा दिखेगा, ये दिखेगा कि इधर ले ले, अगर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, एक तो ये आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डीएक्स। ऐसा लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि हम प्लस में समाकलन के चिन्ह को डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, उनको हम बांट सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या हुआ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, यहां पर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट गया। ऐसा हुआ अगर, तो आपका पहला प्रश्न जो बचा वो बचा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर का, और जो दूसरा प्रश्न बचा है वो है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। इसको आप और चेंज करके लिख सकते हो x की पावर में -2 dx प्लस इंटीग्रेशन में यहां है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका अगर अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो बोलो क्या बनेगा, x की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1, प्लस ये वाला फॉर्मूला अगर याद किया हो तो याद आएगा कि ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला था। तो आपका जो फाइनल आंसर आया वो आया -1 अपॉन एक्स, ठीक है ना। -2 प्लस 1 से माइनस आ गया और x की पावर -2 प्लस 1 यानी x की पावर -1 से ये आ गया, प्लस ऑफ tan इनवर्स x प्लस c आपका प्रश्न है। तो ये जो अप्रोच है कि इस तरीके से अपन को नीचे से ऊपर वाले को काटना है, तो नीचे वाले के रूप में ऊपर वाले को ब्रेक कर लो और उसके बाद आपका किसी लविंग इंटीग्रेंड में चला जाए, ये विचार भी हमें आना चाहिए, इसलिए सवाल डाला गया बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्या है, गुणा में है। मैंने अभी क्या बोला था, अगर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात गुणा में दिखे तो आप उसे योग में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये जो सवाल है ना वो लिखा हुआ इंटीग्रेशन में 4 cos x by 2 cos x,
ठीक है, और साइन ऑफ 21x/2, कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है सवाल आपका, ठीक है। अपन पहले क्या करते हैं, पहले स्टेप में मैंने 2 बाहर रखा और यहां ब्रैकेट में ले लिया 2 cos x/2 इंटू cos x, और यहां ले लिया मैंने साइन ऑफ 21x/2 डॉट dx। इंटीग्रेशन में 2 टाइम्स ऑफ 2 cos x/2 इंटू cos x, 2 cos x/2 इंटू cos x क्या बनेगा, वो बनेगा cos ऑफ a प्लस b, यानी cos का 3x/2 प्लस cos ऑफ x माइनस b, यानी cos ऑफ x/2, और ये आ जाएगा आपका साइन के अंदर 21x/2 डॉट dx बेटा, ठीक है। आप इसको अलग से लिख लें तो एक सवाल तो आपका बनेगा 2 sin 21x/2 इंटू cos 3x/2 और प्लस 2 sin 21x/2 और cos ऑफ x/2, और ये आपका पूरा ब्रैकेट में आ गया और ये dx बन गया बेटा। नाउ आप इसको आप क्या कर सकते हैं, आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। जब आप इसे अलग अलग करेंगे तो ये सवाल जो आपका आएगा ना, वो आएगा 2 sin 21x/2 cos 3x/2 प्लस इंटीग्रेशन में यहां dx भी ले लो, और 2 sin 21x/2 इंटू cos ऑफ x/2 डॉट dx भी ले लो बेटा। ये क्या बनेगा जरा सोच के बताओ, तो ये आपका आ जाएगा साइन 2 sin a cos b का फॉर्मूला याद है ना, 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b। तो साइन ऑफ a प्लस b कितना आएगा, 21 और 3 24/2, यानी साइन 12x प्लस, और साइन आ जाएगा a माइनस b, 21 माइनस 3 से 18, यानी साइन ऑफ 9x/2, सॉरी साइन ऑफ 9x, 18 आएगा तो साइन 9x आ जाएगा, ठीक है ना। 12 और 9 21, और 12 माइनस 9 आपको देगा 3x/2, ठीक है। प्लस ऐसे ही, अच्छा ये तो इंटीग्रेशन में भी है, सॉरी इसको हटाता रखो, ये आ गया ऐसा, इसको dx कर लो इंटीग्रेशन में, साइन ऑफ 21 माइनस 3 18, यानी साइन 9x dx आ गया। ऐसे ही अगले में 21 और 1 22 से साइन 11x आ जाएगा और dx आ जाएगा, और इंटीग्रेशन में आपके पास आएगा आखिरी में कितना, 21 माइनस से साइन 10x dx, ठीक है। अब साइन 12x क्या होगा, ये बनेगा माइनस का cos 12x बटे 12, माइनस का cos 9x बटे 9, माइनस का cos 11x बटे 11, माइनस का cos 10x बटे 10, और प्लस ऑफ c। ये है आपका इस प्रश्न का फाइनल आंसर। सिंपल सी बात है, साइन का इंटीग्रेशन किया तो वो माइनस कॉस बनाएगा, जो x के साथ गुणा है वो भाग में जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ऐसा सवाल देख के घबराना नहीं है, ठीक है। और सॉल्व करने के लिए हमें उसे लविंग इंटीग्रेंड में लाना है। तो जितने भी त्रिकोणमितीय सूत्र हैं जो आपने इससे पहले पढ़े हैं बेटा, उन सब का इस्तेमाल आपको करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है ना। इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले पढ़ाए गए थे, उनका जो डेरिवेशन कराया गया था, उनका जो मैनिपुलेशन आपको सिखाया गया था, वो सब आपको अब अच्छे से याद रखना है, क्योंकि वो यहां पर काम आ रहा है। और साथ ही साथ अवकलन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। अवकलन आगे बहुत जरूरी पड़ेगा अपन को। अब देखो ये सवाल आया। सवाल क्या है? सवाल है कि इंटीग्रेशन में cos x माइनस साइन x है, बटे में यहां पर है cos x प्लस साइन x। ठीक है, दिखने में थोड़ा गंदा सवाल है, लेकिन टेंशन मत लेना, 2 कॉमन ले लो तो आ जाएगा 1 प्लस साइन 2x dx। आई थिंक यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सवाल यही था। मैंने तो सिर्फ क्या करा, 2 कॉमन ले लिया और कुछ नहीं किया मैंने बेटा। ठीक है, अब सवाल देखो क्या हुआ। 2 मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन में मेरे पास तो है cos x माइनस साइन x, यहां पर है cos x प्लस साइन x। और मजेदार बात देखो कि इस 1 को मैंने क्या लिखा, देखो ये बात मैंने वहां पर त्रिकोणमिति में भी बोला था कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 तो सब जानते हैं। एक बच्चा जिसने कक्षा 8 या 9वीं भी पास करी है ना, मतलब पढ़ के ढंग से, है ना, ये पेंडेमिक वाली नहीं,
पेंडेमिक के अंदर ये जो ऑनलाइन क्लास थी और वो जो फर्जी एग्जाम हुए थे ना, उनसे नहीं कह रहा हूं मैं, जिन बच्चों ने पढ़ी और पास करी होगी, लगभग 99.9% बच्चा जानता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो आपको जब हम प्रश्न देंगे तो हम ये चाहेंगे कि क्या ये बच्चा 1 को ये समझ पाएगा, क्योंकि यहां sin 2x लिखा है। तो देखा जाए तो sin 2x का जो मतलब होता है ना, उसका मतलब होता है 2 sin x cos x। अब ये जो 1 है ना, अगर कोई बच्चा ऐसे सोच ले कि सर ये sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो देखो उसको आराम से cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख जाएगा। डॉट dx तो चल ही रहा है आपका। तो आपका प्रश्न जो बनेगा वो बनेगा 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में cos x माइनस sin x बटे में cos x प्लस sin x, और ये आपको मिलेगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर डॉट dx। अब ये पद और ये पद सेम है तो ये पावर खा जाएगा। ये जब गुणा करेगा तो आपका बनेगा 2 टाइम्स में इंटीग्रेशन में cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अच्छा, हमको इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x नहीं आता, ध्यान रखना, हमको इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x भी नहीं आता, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला हमने लिखा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है। पर हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी पावर को आपको चेंज करना है। तो इसको देख करके मन में ख्याल आया कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये वास्तविकता में cos 2x का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है ना। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x क्या होता है, cos 2x का फॉर्मूला होता है। और इसका इंटीग्रेशन करना आसान है, 2 इंटू ये आ जाएगा आपका sin 2x बाई 2 प्लस ऑफ सी। तो आपका जो ये 2 है ये कट गया और आपका फाइनल आंसर कितना आ गया बेटा, sin 2x प्लस सी आ गया। लो, आपका प्रश्न का उत्तर रेडी हो गया, ठीक है। इसे आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो इसने सवाल क्या दिया, इसने सवाल में दिया इंटीग्रेशन में 3 sin x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। माइनस का साइन क्यूब एक्स डीएक्स, ये आपको सवाल दिया गया है ना। इस साइड वाला जो पार्ट है ना, उसको तो मैं एक बार को फिर भी अलग करके इंटीग्रेट करके काम चला ला, और इसको भी मैं कर सकता था, ऐसी बात नहीं है, इसको भी मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके सॉल्व कर लेता। लेकिन मेरे को ये सवाल अगर बहुत आसानी से समझना है ना, तो देखो 3 sin x कहीं ना कहीं तो दिखता था किसी फॉर्मूले में, बस वही फॉर्मूला बनाने की मेरी कोशिश है और मैंने इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखवा लिया, माइनस यहां पर साइन क्यूब एक्स dx रहने दो, ठीक है। अब इसे गुणा करो तो क्या बनेगा आपका इंटीग्रेशन के अंदर, 3 sin x बनेगा माइनस 3 साइन क्यूब एक्स बनेगा माइनस का साइन क्यूब एक्स dx बनेगा। तो ये जो है आपका आ गया इंटीग्रेशन में 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स dx। 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स हम जानते हैं किसका फॉर्मूला है, हम बिल्कुल जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx का फॉर्मूला है, और इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस का cos ऑफ 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस ऑफ c, ठीक है। तो आपका जो इंटीग्रेशन जो आया वो क्या आया, माइनस ऑफ cos 3x डिवाइडेड बाय 3। एक अप्रोच आप और करते हैं जिसे अपन कहते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कैसा लगता, आप सवाल को लिख लेते 3 कॉमन लेकर के sin x और cos स्क्वायर x dx बेटा, ठीक है। और दूसरे सवाल में आप लिखते हैं माइनस का जो साइन क्यूब x है ना, उसको लिखते हैं sin x और ब्रैकेट में 1 माइनस cos स्क्वायर x dx। आप कुछ ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। फिर आप यहां पर क्या करते, cos x को t डालते, sin x dx dt में चला जाता, और फिर आप इसको सॉल्व करते। कैसे, आप यहां के लिए क्या करते, एक अप्रोच और है जो मैं बता रहा हूं, आप कहते कि सर ऐसा है कि cos x को t डाल लो तो माइनस का sin x dx जो है वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका sin x dx माइनस dt हो जाता, तो -3 बाहर हो जाता और यहां आ जाता टी स्क्वायर dt माइनस, ठीक है। ऐसे ही देखो sin x आ जाता, यहां क्या था, एक तो आता इंटीग्रेशन में sin x dx, इसका तो अपन डायरेक्ट निकाल ही लेते, या इसको ऐसे नहीं निकालना, sin x dx निकाल लेते, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस होता, और यहां आता आपका इंटीग्रेशन के अंदर sin x
इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बेटा। तो ये वाला पार्ट एग्जैक्टली यही वाला पार्ट दोबारा बन जाता, ठीक है, और फिर आप इसे सॉल्व कर सकते थे, आंसर यही आता, ठीक है, डायरेक्ट यही आंसर आता। चलिए, ये तो सेम सवाल है, इसे हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये वही सवाल है, 1 + 2x स्क्वायर वाला सवाल है, तो कृपया विचार करें कि ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। अभी ऊपर उस टाइम पर तो क्या था, 1 + 2x स्क्वायर था बेटा, वहां पर क्या था, 1 + 2x स्क्वायर था आपके पास, यहां तो नहीं है, यहां तो 1 + x का होल स्क्वायर है और नीचे x × 1 + x स्क्वायर लिखा है। तो आप प्रश्न को पहले लिख लें, प्रश्न आपके पास है 1 + x स्क्वायर + 2x बटे में x × 1 + x स्क्वायर dx। अब तो चमका होगा, ठीक है ना, अब स्वाद आ गया होगा सवाल में। तो आप इसे लिख सकते हैं अलग करके, 1 + x स्क्वायर x × 1 + x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन में यहां क्या आ जाएगा, 2x / x × 1 + x स्क्वायर dx। ठीक बात है बेटा। अब ये 1 + x स्क्वायर और 1 + x स्क्वायर तो कट गया आपका, तो आपका प्रश्न क्या बचा है, इंटीग्रेशन में dx / x बचा है, प्लस यहां से x और x कट गया तो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन में dx / 1 + x स्क्वायर आ गया है। तो dx / x आपका क्या बनेगा, ln mod x बन जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स x प्लस ऑफ सी आंसर। तो आपको क्या करना था, ऊपर वाले फंक्शन को या एक्सप्रेशन को या व्यंजक को इस प्रकार ब्रेक करना था कि यह इस तरीके से टूटे कि नीचे वाले एडिशन में आराम से लविंग इंटीग्रेंट के फॉर्म में चले जाए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x × cos x × cos 2x × cos 4x। एक अप्रोच करते हैं, पहले सवाल देखो कैसे कर रहा हूं मैं, मुझे कोई फॉर्मूला याद ही नहीं आ रहा, छोटे छोटे फॉर्मूले याद हैं, बाकी सब तो मैं भूल ही चुका हूं, क्योंकि क्या हूं मैं, हमको अच्छी चीजें याद नहीं रहती हैं ज्यादा, हमको सिर्फ बुरी चीजें याद रहती हैं, है ना, ठीक है। तो क्या करो, 1/2 लगाओ, इंटीग्रेशन में यहां लिख लो 2 sin x cos x × cos 2x × cos 4x dx। ठीक बात है। अच्छा, अब 2 sin x cos x क्या होता है भाई, 2 sin x cos x sin 2x होता है ना। तो आपका ये सवाल बना 1/2, यहां आ गया, ये बन गया आपका sin 2x, यह आ गया cos 2x, यह आ गया cos 4x dx। फिर मन में बात आई क्या कि एक 2 से यहां मल्टीप्लाई कर लें, एक 2 से यहां मल्टीप्लाई कर लें, तो यह आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन में sin 4x × cos 4x dx। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यह आ जाएगा आपका 1/8 और sin 8x dx। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, sin 8x dx का अपने पास आ जाएगा माइनस का cos 8x बाय 8 और 8 64 प्लस ऑफ सी। ठीक है, एक अप्रोच समझ में आई होगी, ये अप्रोच क्लियर। एक और था, अगर कोई बच्चा समझदार था वो ये बोलता कि सर देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ाया था जहां cos जो थे वो गुणा में आ रहे थे, है ना, और वो गुणा में कॉमन रेशियो 2 के एंगल से चला करते थे। मैं आपको याद दिलाता हूं थोड़ा सा कि मैंने कोई ऐसा फॉर्मूला आपको पढ़ाया है, cos अल्फा × cos 2 अल्फा × cos 4 अल्फा एंड सो ऑन cos ऑफ 2 to the power n माइनस अल्फा। अगर ऐसा आता है तो ये फॉर्मूला बनता था sin ऑफ 2 to the power n अल्फा अपॉन 2 to the power n sin अल्फा। अब आपके दिमाग में बात आई कि हाँ सर, ऐसी कुछ बातें तो हमने करी थी वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है, यहां n होता था नंबर ऑफ टर्म्स, क्यों, क्योंकि 2 की पावर 0 से शुरू होकर के और 2 की पावर अगर n-1 तक जा रहे हैं तो कुल पदों की संख्या हमारे पास n है, वही n यहां आता था और ये फॉर्मेट बनता था। अब उसके हिसाब से मेरा प्रश्न जो है वो लिखा है sin x इंटू कितने पद हैं, 3 पद हैं, तो आपका आएगा sin ऑफ 2 की पावर 3 इंटू एक्स बटे 2 की पावर 3 इंटू sin x, और ये x में खा गया तो मैंने लिख दिया वापस। ठीक है, अब ये sin x और ये sin x तो साफ हो गए बेटा, और इंटीग्रेशन में आपके पास आया sin 8x बाई 8 डॉट dx, जिसको हल करने पर हमें 1/8 तो मिलेगा ही मिलेगा, माइनस का cos 8x बटे 8
प्लस ऑफ सी आ जाएगा। तो माइनस का कॉस 8x बटे 64 प्लस सी आपका आंसर है। तो आप चाहे ये अप्रोच लगाएं, और बेसिकली ये ही करने से ये फॉर्मूला बनता था, अगर आपको याद आ रहा हो। तो त्रिकोणमितीय सूत्र जो है बेटा, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आपको ध्यान रखना है हर हाल में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब ये वो सवाल है जहां ब्रेक करना पड़ेगा। तो पहले सवाल लिखो बेटा, देखो क्या है सवाल आपका, एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आधे अगर ब्रैकेट देखा जाए तो उस ब्रैकेट में सेक स्क्वायर एक्स भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करें, नीचे चूंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आप अपने माइंड में ये सेट करें कि ऊपर भी कहीं ना कहीं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाने की हम कोशिश करेंगे, एक बार तो ट्राई करेंगे। और सेक स्क्वायर एक्स है, तो इसका मतलब मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूं सवाल करते वक्त कि इसको अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लें, साइन स्क्वायर एक्स को कोई दिक्कत तो नहीं होगा, और यहां बाहर सेक स्क्वायर एक्स गुणा में बैठा हुआ है, बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर चल रहा है डॉट डी एक्स है। अच्छा, फिर इंटीग्रेशन में आ जाओ। अब जब आप ब्रेक करना चाहोगे तो उसको ऐसे ब्रेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, बटे में आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। अच्छा, अब अलग अलग कर लें। जब अलग अलग करेंगे तो यहां तो आराम से इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आएगा। क्यों? क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स तो क्या है, भाई भाई हैं, एक दूसरे को काट ही लेंगे, है ना, दुनिया के सामने एक हो जाते हैं बेचारे। तो ये तो 1 आ जाएगा, dx आ जाएगा, और नीचे आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मार्केट में कहलाता है 10x, और इसका आ जाएगा 10 इनवर्स x प्लस ऑफ सी। लो, आपका प्रश्न हो गया। तो जो मेरा अप्रोच था वो क्या था कि ये नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो कैसे ना कैसे करके मैं इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रिजॉल्व कर लूं, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर मुझे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर देखना अच्छा लगता है, लेकिन वो बिना किसी के साथ, मतलब कोई चीज उसके साथ ना आए, सिर्फ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो मैं उसे 10 इनवर्स x कर लूंगा, या वो 2x के साथ आ जाता, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा बेटा तो वो 2x आएगा, तो मुझे ऊपर x का पद मिल जाता तो भी मैं इसका समाकलन कर लेता। तो इस वजह से मुझे क्लियर रहना पड़ेगा, और यही एक कारण है कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्लास में भी बहुत सारे सवाल करने होते हैं, क्योंकि थ्योरी तो इसका बहुत कम है। जैसे मैं इसमें जो मेथड बताऊंगा वो एक मेथड हो गया, छोटा सा मेथड है। अब उस मेथड पर कितने प्रकार के सवाल बनाए जा सकते हैं, नाना प्रकार के जो सवाल है। हालांकि ऐसा नहीं कि अपन एक जो पूरा लेक्चर जब अपन कंप्लीट करेंगे तो अपन बहुत सारी, मतलब मैक्सिमम वैरायटी अपन कवर कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको इनके जो आइडिया हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो लेने पड़ेंगे, तभी आप सवालों को अटेम्प्ट कर पाओगे बेटा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि इंटीग्रेशन आपको दिया है 2 प्लस 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये तीसरा फॉर्मेट आया, तीसरा सवाल है उसी एक लॉजिक पर, है ना। कैसे? मुझे दिख गया, देखो एक तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और एक एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो आपके मन में ख्याल तो आया होगा कि सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाए, तो बेटा आप बनाओगे कैसे, 2 प्लस 3x स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो आप बोलोगे कि सर इसका मतलब हुआ ये है 2 प्लस 2x स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में 2 कॉमन लेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे में नीचे आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहां क्या होगा कि आप जब इसे अलग करोगे बेटा तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, प्लस इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो कट ही गया आपका, यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, तो आपका प्रश्न बचा 2 टाइम्स में dx बाई एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, प्लस यहां आ गया dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ x की पावर -2 dx प्लस
इसका तो डायरेक्ट आंसर लिख दो tan इनवर्स x और प्लस ऑफ c। इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर -2 + 1 बटे में तो आपका फाइनल आंसर जो बना वो बना 2 टाइम्स ऑफ माइनस का 1/x प्लस tan इनवर्स x प्लस ऑफ c। ठीक है, ये है आपका फाइनल आंसर, क्योंकि x की पावर -2 + 1 क्या हो रहा होगा, x की पावर -2 + 1 आपका x की पावर में -1 आया होगा, उसे नीचे ले लिया और माइनस ऑलरेडी था, 2 साथ में चल रहा था उसके। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रश्न सॉल्व बेटा। तो आपका ये वाला प्रश्न हो गया, ये भी लगभग सेम कॉन्सेप्ट से वाला प्रश्न है, ये भी वही कॉन्सेप्ट है और ये वाला प्रश्न भी वही कॉन्सेप्ट है। तो आप देखिए 4 जो सवाल थे वो सेम लॉजिक पे थे। अब अगर आपको इसका आइडिया क्लियर हो गया है ना, तो फिर आपके लिए ये सवाल करना, आई होप ये वाला सवाल करना आसान है, क्योंकि आप वैसा थॉट प्रोसेस आपके पास है, आप सोच पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यह सोचना भी आसान है क्योंकि आपके पास थॉट प्रोसेस है। बस इस सवाल में क्या करा हमने, त्रिकोणमिति को भी साथ में इंडल्ज किया, मिक्स किया, ताकि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो इस sin स्क्वायर x को 1 - cos स्क्वायर x करने की कोशिश करे और 1 + x स्क्वायर आपको दिखते ही आप उसे सॉल्व करना चाहें। ठीक है, और ये सवाल फिर आपका लॉजिकली वही हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये आपका प्रैक्टिस सेशन है।